गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम करता हूं हरिओम लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो तीन टॉपिक है उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और भाई अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप समझ जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके साथ साथ पॉइजन रेशियो। ये जो चार टॉपिक हैं इन सब के बारे में हम जानेंगे और हर एक चीज़ को बहुत आसानी के साथ समझेंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जानते हो अभी क्या है, मैं पीडीएफ बनाता हूँ और उसी के थ्रू बोलते जाता हूँ और चीज़ों को समझा देता हूँ। मेरा बेसिकली यही उद्देश्य होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, अगर इस टाइप का वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस केवल कमेंट कर दिया करो आगे किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर अपने किसी दोस्त के पास शेयर कर सकते हो तो कर देना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। अभी देख लीजिए हमारा जो चैप्टर है मोस का, जो पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में होंगे, मैकेनिकल जिनका ब्रांच होगा उसमें जो मोस होता है उन लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये जो जो प्रतिबल है ना, ये 12th के फिजिक्स का भी पार्ट है। तो दोनों लोग देख सकते हैं और बहुत, मैं विश्वास साथ कह रहा हूँ, अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए मतलब टॉपिक का नाम है प्रतिबल, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस को समझिए क्या होता है। एक बार मैं डिफिनीशन पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये है इसकी पूरी डेफिनेशन। आप देखिए, इसको समझिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। आप डायग्राम को यहाँ पे एक पदार्थ मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम को एक पदार्थ मान लीजिए। अब इस पदार्थ पर जब हम कोई बाह्य बल लगाते हैं दोनों तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो का सिंबल बना है, यह एक पदार्थ है। इस पर हम दोनों साइड से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। तो इस जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस सब्सटेंस पे, तो इसके जो अंदर है ना, वहाँ से जो इसके अणु हैं वह विरोध करते हैं और इसके विरोध में आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करते हैं। और जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिबल कहा जाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक यहाँ पे डायग्राम दिखाया हूँ, दो एरो का है, बाह्य बल लगाया गया, उस बाह्य बल के विरोध में आंतरिक प्रतिरोधी बल, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होता है, उसे ही प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। अब आपको मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए जो मेरा सीना है ना, यही मेरा सीना एक सब्सटेंस है, ठीक। अब मुझ पर दो बल लगाया जाता है, बाह्य बल। अब बाह्य बल क्या है, एक बल मान लीजिए, एक बल। अगर मुझे इस साइड से और इस साइड से समान फोर्स के साथ खींचा जाएगा तो मेरे सीने में इस जो बाह्य बल जो खींच रहा है उसके खिलाफ मेरे अंदर यहाँ पे कुछ गुस्सा नहीं उत्पन्न होगा। इसके खिलाफ यहाँ से मैं कुछ जोर नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ से जो मैं जोर लगाऊंगा वो हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोधी बल। जो यहाँ पे लगेगा वो बाह्य बल, और ये जो पूरा बॉडी है वो हो जाएगा सब्सटेंस। तो जो मैं अंदर से मेरा विरोध करेगा, जो मेरा फोर्स लगेगा, इसके विरोध में जो मेरे अंदर बल उत्पन्न होगा उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल, और उसे ही प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल को सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू होता है एफ बाई ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। और एक चीज़ मैं आपसे पूछ सकता हूँ, या आप लोग जानते भी होंगे, सिग्मा इक्वल टू भी एफ बाई ए होता है और दाब बराबर भी एफ बाई ए होता है। पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है और सिग्मा इक्वल टू भी एफ बाई ए होता है। तो दाब और प्रतिबल का जो फार्मूला है वह एक सा ही है। आप देखिए, अब हम स्ट्रेस का जान लेते हैं कि भाई इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक देखिए हम फार्मूला से ही निकालते हैं।
तो अगर हम मात्रक को फार्मूला से निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और जो एफ अपान ए है ना, तो ए मतलब हो गया एरिया, और एरिया का जो मतलब मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो टोटल जो हो जाएगा एरिया वो हो जाएगा मीटर न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है प्रतिबल का न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन अपान मीटर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देखो बहुत सारी पद्धति होती है, तो यह एसआई पद्धति में था न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर या पास्कल। एमकेएस पद्धति में प्रतिबल का क्या मात्रक होता है उसे भी आप देख लीजिए, किलोग्राम अपान में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, तो मैं भाई एक आपको हिंट दे रहा हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, यम बाई ए, यम इंटू ए होता है और अपान में ए स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एफ इक्वल टू जो यम ए होता है उसे रख दीजिए, और अपान में ए है इसे रख दीजिए। यम का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो नीचे आएगा, काट देंगे, कट जाएगा और आप निकल जाएगा। अब देखो आप साइंस के स्टूडेंट हो, इतना आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं लिखा नहीं तो अभी मैं समझा देता और मैं अपना पेन चला सकता नहीं हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबल। अगर आप प्रतिबल का बहुत सिंपल डिफिनीशन देना चाहते हो तो फार्मूला से ही दे सकते हो, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ बाई ए। ये मतलब क्या हो गया, एकांक पृष्ठ पर लगने वाले फोर्स को ही प्रतिबल कहते हैं। इतना भी आप कह सकते हो कि एकांक पृष्ठ यानी ए इक्वल टू अगर हम एक मान लें तो क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठ पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। थोड़ा आप लोगों का डिस्टरबेंस हुआ होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है बीमा, हम लोग उसका यूनिट देख लिए, अब हमें डायमेंशन देखना है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, यफ अपान ए स्क्वायर, यफ अपान ए, यफ इक्वल टू हमने आपको अभी ऊपर ही बताया यम ए होता है। यम ए का मतलब यम, और ए का मतलब होगा यल टी माइनस टू, और यहाँ पे ए जो है इसका हो जाएगा यल टू। इसके बाद काट दीजिएगा, नीचे एक यल बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो यल माइनस हो जाएगा, टी माइनस टू है ही, तो ए हो जाएगा। और बात करें कि कैसी राशि, क्योंकि हम मात्रक देख लिए और हम ये देख लिए कि इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि कैसी वेक्टर है। तो देखिए जो प्रतिबल होता है ना, जो स्ट्रेस होता है, ये ना सदिश राशि है ना ही ये अदिश राशि है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, एक टेंशन राशि है, टेंसर, ठीक है, जिसकी ना दिशा हो, जो ना सदिश होती है जो ना अदिश होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, यानी जो स्ट्रेस का प्रकार होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आप देख रहे होंगे टोटल 4 टाइप लिखा है, लेकिन एक टाइप और होता है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। आपका जो पहला टाइप है उसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरे का नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरे का नाम है शियर स्ट्रेस, चौथे का नाम है डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। सारा स्ट्रेस लगभग समान है, लेकिन जो पांचों वाला है वही थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हम एक बार टेंसाइल स्ट्रेस जान लेते हैं। डिफिनीशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि जब वस्तु पर तनाव बल लगा करके, कोई वस्तु है उस पर तनाव बल, ये मेरा वाला एग्जाम्पल, तनाव बल लगा करके खींचा जाता है, तो जो ये तनाव बल होता है, इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को, उत्पन्न क्या है कि जब वस्तु पर तनाव बल लगा करके उसे खींचा जाता है, तो इस तनाव बल के विरोध में प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, उस पर जब आप तनाव बल लगा करके, ये जो बाहर बाहर वाला तनाव बल लगा करके उसे खींचते हो, तो उस तनाव बल के विरोध में, यानी कि जो बल लगाकर आप खींच रहे हो,
इस बल के विरोध में उस बॉडी के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे ही तनाव प्रतिबल कहते हैं। यानी कि जब आप किसी बॉडी पर तनाव वाला फोर्स लगा रहे हो और उस तनाव वाले फोर्स के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, यानी तनाव प्रतिबल। अब इसका एग्जाम्पल भी फार्मूला यही होगा, सिग्मा इक्वल टू, हम हमेशा बताए हैं, ये वाई ए होता है। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिग्मा टी लगा देंगे, और ये वाई ए होता है तो यहाँ पे भी टी लगा देंगे, क्योंकि टी मतलब टेंसाइल, यहाँ पे सिग्मा टी यानी टेंसाइल। कंप्रेसिव भी वही सेम डिफिनेशन हो जाएगा कि जब वस्तु पर दबाव बल लगा करके, कंप्रेसिव फोर्स लगा करके उसे दबाया जाता है तो उस कंप्रेसिव फोर्स के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। बस यही है। तीसरा चौथा सरल है, ठीक है। तीसरा चौथे को मैं बता रहा हूँ। जो पांचवा है यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को एक बार मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना, समझ जाओगे। पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो। जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत कोई भार कार्य करता है तो उसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। यानी क्या कह रहा है? किसी बीम के अक्ष के लंबवत कोई भार कार्य करता है तो उसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। इस अनुप्रस्थ भार के कारण बीम का झुकाव होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है भाई, आप लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, आराम से आप समझ जाओगे। सपोज दैट, मान लीजिए आपका यह एक बीम हो गया, ठीक। ये मान लीजिए किसी बीम के अक्ष के लंबवत। अब देखिए, जैसे कोई बीम होता है तो इसका अपना एक अक्ष होता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे देखिए जो डायग्राम है डब्लू के नीचे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यही एक बीम है। जैसे आप पेन को मान लीजिए एक बीम, तो इसका जो रॉड है, इसके अंदर जो रिफिल रहता है रॉड है, ये रॉड को आप मान लीजिए क्या है? अक्ष। तो एक ये हो गया क्या? बीम, और ये हो गया बीम का अक्ष। अब इस बीम के अक्ष के लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो हम इसके लंबवत यदि हम कोई भार लगाते हैं, मान लीजिए यही भार, ये लंबवत हो गया। अब इसके हमने कोई भार लगा दिया W, तो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर भार होता है ना, उसे हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं। किसी बीम के अक्ष के लंबवत यदि कोई भार कार्य करता है तो उसे हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इस भार के कारण, जो कि भार कार्य कर रहा है, उस भार के कारण इस बीम का धीरे धीरे झुकाव होगा, और जब झुकाव होगा तो इस झुकाव का विरोध करने के लिए जो बीम है उसके अंदर से एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसे ही बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी बीम के अक्ष के लंबवत यदि कोई वर्क यानी कोई भार कार्य कर रहा है, कोई लोड कार्य कर रहा है, तो उसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। इस अनुप्रस्थ भार के कारण बीम का झुकाव होता है, और इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, डायग्राम है, आप समझ सकते हो। अब हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग अब देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन मतलब विकृति। स्ट्रेन इक्वल टू कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन इक्वल टू अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि विकृति इक्वल टू क्या होता है? माप में परिवर्तन अपान में वास्तविक माप। तो बस यही जान लीजिए, वास्तविक माप नीचे रहेगा। इंग्लिश में कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन को ई से, यानी कि विकृति जो होता है इसको ई से हम लोग व्यक्त करते हैं। ई इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपान यल। डेल्टा एल इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करता है, यल उसकी वास्तविक लंबाई है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हुक का नियम क्या होता है। जो 12th के हैं वो भी ध्यान से समझिए, और जो डिप्लोमा के हैं वो तो समझेंगे ही। बहुत अच्छे समझा दूंगा, एक ही बार में गाना गाने लगोगे। ये कह रहा हुक के नियम में कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होती है।
सीधे सीधे अगर हुक का कोई नियम आपसे पूछे तो सीधे सीधे कह दो भाई, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। ठीक। अब आप कहोगे भाई प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको इस साइड दिखाया है, किनारे के साइड आप देख रहे होंगे एक बॉडी है। इस बॉडी पर मान लीजिए हमने कोई लोड लगाया है, इसका लोड मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम लगाया, ठीक है। अब जब हम उस बॉडी पर 1 किलोग्राम लोड लगाते हैं तो सपोज कर लीजिए उसकी जो लंबाई में 1 mm का वृद्धि होता है। कोई बॉडी है, उसकी लंबाई पे हम उस पर हम 1 किलो का वेट लगाते हैं तो उसकी लंबाई में 1 mm की वृद्धि होती है। ठीक इसी तरीके से 2 kg का लगाते हैं तो 2 mm का होता है, 3 kg का लगाते हैं 3 mm का होता है, 4 kg का लगाते हैं 4 mm का होता है। लेकिन जब 5 kg का लगाते हैं तो जो उसकी लंबाई में 5 mm का होना चाहिए था वो 5 mm का ना हो करके 4.7 mm का होता है। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे भाई वह प्रत्यास्था सीमा के बाहर हो गया। प्रत्यास्था सीमा उस सीमा को कहते हैं जहाँ पर हम एक मतलब कह सकते हैं ना, मतलब एक इक्वल, एक समान परिवर्तन देखते हैं, उसे ही कहते हैं, कह सकते हैं आप प्रत्यास्थता सीमा। तो जैसे हमने आपको बताया कि 1 kg लगाए तो 1 mm, 3 kg लगाए 3 mm, 4 kg लगाए 4 mm, लेकिन 5 kg जब लगाते हैं तो 5 mm ना होकर के 4.7 mm हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर नहीं आएगा। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर कौन आएगा? 4 तक, यानी कि यहाँ तक क्या है, एक कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए बगल में हमने इसीलिए वो बना दिया। तो जब कॉन्टीन्यूअस चेंजेस होगा, अगर इस तरीके से हो रहा है जैसे हमने आपको बताया 1 kg पे 1 mm, 4 kg 4 mm, जब इस तरीके से होता है तो उसे कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा के भीतर। तो ऐसा कंडीशन यदि है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबल आपका होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए हमने लिखा है यानी कि जो स्ट्रेस का सिंबल है उसे सिग्मा और अनुक्रमानुपाती या समानुपाती ई। अब जैसे हटेगा मतलब ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ई आ जाएगा, और जब ई आ जाएगा तो सिग्मा अपान ई हो जाएगा। वह कैपिटल ई है और वह स्मॉल ई है। तो कैपिटल ई जब इस साइड रहेगा तो सिग्मा अपान ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए 4 लाइन है, 1 2 3 4, और इनके बीच में एक सीधा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइन गया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे 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 आ गया। तो वो दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस मतलब जो चेंजेस हो रहा है। जब 1 kg लगा रहे हैं तो 1 mm, 2 kg लगा रहे हैं 2 mm, यानी कि जो इस तरीके से चेंजेस हो रहा है वह एक कंटिन्यूअस फ्लो में हो रहा है। और जैसे 4 पॉइंट तक है और 4 के बाद जब हम 5 पॉइंट पर लगाए तो वहाँ से मतलब कंटिन्यूअस जो प्रोसेस था वो नहीं हुआ। तो इसलिए हम केवल 4 पॉइंट ये दिखाए हैं, और उस पॉइंट जहाँ पर तीर काटती है ये वाली लाइन, वहाँ पे हम मतलब अपना एक सर्किल छोटा सा बना दिए, एक पॉइंट बना दिए हैं और वहीं पॉइंट ए लिख दिए हैं। तो हम वो बता रहे हैं कि वही है प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है, उसके अंदर ही जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी हुक्स का मॉडिफाइड रूल क्या है, हुक का संशोधित नियम, समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, बाकी यही जान लीजिए, एक का मतलब होता है कि वहाँ तक पूरा एकदम सही है, एक कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो हो जाएगा वहाँ से वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ए टू ए डैश यहाँ तक मतलब ये अब एक कंटिन्यूअस वाला चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो मैं पॉइजन रेशियो के बारे में, आप देखिए पॉइजन रेशियो को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, सिग्मा म्यू इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लेटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है पार्श्व विकृति,
और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अनुदैर्ध्य विकृति। तो लेटरल जो स्ट्रेन होता है ना, वह डाया में परिवर्तन को बताता है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब डाया में होने वाले परिवर्तन को बताएगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वह लंबाई में परिवर्तन को बताता है। इसीलिए देखिए, जहाँ डेल्टा मतलब लेटरल स्ट्रेन है वहाँ पे क्या है, डेल्टा डी अपान डी, यानी कि पहले उसमें परिवर्तन और वास्तविक व्यास। लॉन्गिट्यूडनल जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपान वास्तविक लंबाई। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा मैं किनारे हो जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बॉडी आपको दिखाया। अब जब उस बॉडी की चौड़ाई आप पहले देखिए क्या है, डी है। आप ध्यान से देखना, ये जो बॉडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ चला नहीं सकता हूँ, वहाँ पे आपको जो डी उसकी चौड़ाई दिखा, उसकी चौड़ाई जो डी आपको दिखाई दे रही है, उसकी चौड़ाई डी है। उसकी लंबाई भी आप देख रहे हैं, उसकी लंबाई थोड़ा सा कम है क्योंकि वो चौड़ा है। लेकिन जैसे हम उस पर लोड लगाते हैं तो एक पतली सी लाइन देखिए उसके आगे तक आ जाती है। अब जब लाइन पतली हुई तो उसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक कम हो गई। अब जब उसकी चौड़ाई भाई ऑटोमेटिक कम हुई तो मेरे भाई देखो, उसकी पहले लंबाई क्या थी, डेल्टा, उसकी लंबाई पहले, उसकी चौड़ाई थी डी। अब जब कम हो गया तो उसे हम कहेंगे डेल्टा डी, ठीक है। उसकी लंबाई पहले एल थी, अब जब लंबाई बढ़ गई तो उसे कहते हैं डेल्टा एल। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डी डेल्टा डी अपान डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल। तो यही होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा डी अपान डी, डेल्टा एल अपान एल। ठीक भैया, यही पे है। और यहाँ पे आपका पूरा जो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये आप समझ गए हैं। और मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ भाई, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखना भाई, पढ़ाई करो, कुछ अच्छा करो। और बताओ यार कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या गोल है, क्या अचीव किए, उसके लिए क्या कर रहे हो। कुछ ऐसा सोचो भाई जिससे 5 साल, 3 साल, 4 साल बाद अपने लाइफ में तुम एक अच्छे कंडीशन में हो। अपने लाइफ में जो कुछ सोचे हो उसे अचीव करो, उसके लिए मेहनत करो। और जो भी तुमको लग रहा है कि यार भाई मेरा लक्ष्य है बट यार इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ भाई, ये चीज़ मुझे दिक्कत कर रही है, भाई छोड़ो भाव, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये जो उम्र है। तो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। वीडियो के दौरान जो मैं पानी पीऊँ भाई उसके लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।